नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा कुछ घंटे के बाद आयोग के द्वारा आयोजित की जाएगी। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आशा करते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आधारित 105 महत्वपूर्ण वन लाइनर हम लेकर आए हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन इस एग्जाम में जाने से पूर्व अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस वीडियो से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो वन क्षेत्राधिकारी का हो, लोअर पीसीएस का हो या फिर वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, सभी एग्जाम के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स बहुत मायने रखते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों को जो कि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम 105 महत्वपूर्ण वन लाइनर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला वन लाइनर है दोस्तों कि उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से शुरू की गई थी। तो भाई ये शुरू हुई है माजरी ग्रांट, जो कि डोईवाला देहरादून के अंतर्गत आता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, प्रदेश में मॉडल गांव के रूप में ये इस माजरी ग्रांट का चयन हुआ था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना माजरी ग्रांट डोईवाला देहरादून से स्टार्ट हुई 21 अक्टूबर 2020। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बद्री वन का विकास वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, बद्रीनाथ में ही बद्री वन का विकास किया जा रहा है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? हल्द्वानी में। तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? वो हल्द्वानी है। तो इन्हीं के प्रयासों से बद्रीनाथ के निकट जो हाईवे हैं वहां पर 1 एकड़ क्षेत्र में बद्री वन का विकास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बद्री वृक्ष होंगे, बद्री तुलसी, भोजपत्र आदि के पौधों को रोपित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर के बाद उत्तराखंड के किस जिले में केसर की खेती शुरू की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। कश्मीर में ही केसर की खेती होती है, लेकिन अब उत्तराखंड में भी केसर की खेती शुरू की गई है। वो की गई है अल्मोड़ा में। ठीक है, क्योंकि जो अल्मोड़ा में है जीबी पंत, आप जानते होंगे जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय शोध संस्थान, जो कि कोसी कटारमल में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर से इन लोगों ने जीबी पंत, जो कोसी कटारमल है पर्यावरण शोध संस्थान है, इन्होंने एक सफल प्रयोग किया और सर्वप्रथम राज्य में अल्मोड़ा में केसर की खेती को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है भाई, कश्मीर में ही केसर की खेती होती है, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में अल्मोड़ा में केसर की खेती शुरू की गई है। जीबी पंत पर्यावरण शोध संस्थान, जो कि कोसी कटारमल में अवस्थित है, उन्होंने सफल प्रयोग किया इस पर। ठीक है, और अल्मोड़ा में इसकी खेती को शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ अवस्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा है वो है शहीद पार्क हल्द्वानी में। इसकी ऊंचाई है कितनी? 155 फीट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। देश का जो सबसे ऊंचा तिरंगा है वो कहाँ पर है? वो है तिरंगा है बाघा बॉर्डर पे। ठीक है, बाघा बॉर्डर में उसकी ऊंचाई है 303 फीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आसन वेटलैंड कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, आसन वेटलैंड कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये है देहरादून जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये जो आसन वेटलैंड है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड हो गया। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? रामसर वेबसाइट। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। रामसर वेबसाइट में या रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड हो गया है, इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना रहेंगी। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जो आसन वेटलैंड है वो कहाँ पर अवस्थित है, या आसन वेटलैंड को किस साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो किस व्यक्ति को किया गया है? वो है डॉक्टर अनिल जोशी। ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 को इनको अवार्ड मिला था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया। ठीक है, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें, ये तो बात हो रही 2020 की, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी रघु ठाकुर और प्रकाश आमटे को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अनिल जोशी वाला, क्योंकि हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 12 अक्टूबर 2020 की बात चलेगी। जेपी इंटरनेशनल अवार्ड अगर
बात आएगी तो उत्तराखंड से रिलेटेड आएगी तो आएगा डॉक्टर अनिल जोशी, अदरवाइज रघु ठाकुर और प्रकाश आमटे को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रारंभ उत्तराखंड में कब हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हुआ था 8 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अगेन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्होंने सौर स्वरोजगार योजना का का शुभारंभ यहाँ से उत्तराखंड में किया था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई जैसे कोई युवा या कोई उद्यमी है वो निजी तौर पे अपनी ज़मीन पर क्या कर सकता है, सोलर प्लांट को, विद्युत प्लांट को स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो उनको क्या देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो इसमें मतलब यह है कि इसकी मदद से क्या किया सकता है, रोजगार का मतलब देखा जाए तो इससे रोजगार देने की मतलब एक योजना है। ठीक है, तो सौर स्वरोजगार योजना समझ में आ गया ना कि भैया एक जिसमें क्या होंगे कि जो युवा पात्र होंगे, इसके उद्यमी होंगे, वो अपनी निजी या किसी लीज में अगर उन्हें जमीन ली है तो वहां पर सोलर प्लांट वो स्थापित करके लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, सोलर प्लांट आप स्थापित करो अपनी जमीन पर, निजी जमीन पर, और फिर उसके बाद आप क्या करिए, आसानी से उससे लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, बिजली का उत्पादन होगा तो आप उससे क्या कह सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया? ये भी काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे प्रदेश में काफ़ी साइबर अपराध बढ़ रहे थे। तो 8 अक्टूबर 2020 को रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा साइबर थाना खोला गया है। पहला खोला गया है देहरादून में, 2015 को खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ बनेगा? उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय दोस्तों गैरसैंण में प्रस्तावित है बनना, और ये बनेगा, लेकिन अभी बीच में खबर आ रही थी कि इसका स्थानांतरण हो रहा है देहरादून में। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसको देहरादून स्थानांतरित करने का प्रयास हो रहा है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय जो बनेगा, वैसे तो अभी भी पेपर में गैरसैंण ही होगा, तो अभी भी इसका अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैरसैंण ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल कितने रेलवे स्टेशन होंगे? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच में आपको पता होगा कि इसमें भी क्या हो रही है, रेल लाइनें बन रही हैं। तो ये जो रेल मार्ग है इसमें 13 स्टेशन होंगे। ठीक है, ये है मतलब ये नया करंट अफेयर्स है। ठीक है, पहले इसमें 12 थे, लेकिन अब क्या होंगे, 13 होंगे। ठीक है, तो 13 स्टेशन इसमें होंगे, और ये 125 किलोमीटर का रेलवे पथ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कुल 17 सुरंग में से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें जो सबसे लंबी सुरंग है वो है देवप्रयाग से जनासू। ठीक है, देवप्रयाग से लेके जनासू के बीच में जो सुरंग है वो सबसे लंबी सुरंग है, और ये सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। 14.5 किलोमीटर की सुरंग है, जो कि देवप्रयाग से जनासू के बीच में होगी। इसमें टोटल 16 पुल होंगे। ठीक है, इस मार्ग में, और कुल 17 सुरंग होगी। 125 किलोमीटर की ये ट्रैक है, और इसमें जो 17 सुरंग है उसमें सबसे लंबी जो सुरंग है वो देवप्रयाग से जनासू तक है, और इसमें कुल 13 स्टेशन होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अटल आदर्श विद्यालय के तहत राज्य के सभी ब्लॉक से कितने राजकीय इंटर कॉलेज का चयन अटल आदर्श विद्यालय हेतु किया गया है? तो अटल आदर्श विद्यालय अभी काफी रहा था चर्चा में। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, तो उसमें भी देखिए हमारे कितने ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन किया गया है अटल आदर्श विद्यालय के लिए। ठीक है, तो इन विद्यालयों में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और इसी के अलावा मतलब इसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर क्या होगा, पढ़ाई शुरू की जाएगी, मतलब चलाई जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों मीडियम में होगा। ठीक, तो इसी के अलावा बीच में भी क्या हुई थी, परीक्षा भी हुई थी, काउंसलिंग हुई थी, तो काउंसलिंग में काफी विवाद भी हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पाबो ग्राम सभा किस जिले के अंतर्गत आती है? ठीक है, पाबो ग्राम सभा किसके अंतर्गत आती है? ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आती है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक है, अब पाबो से क्या रिलेटेड है, देखिए जब गांधी जयंती का अवसर था तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा
इसको सामुदायिक शौचालय में तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो सामुदायिक शौचालय में जो पाबो ग्राम है इसको तीसरा स्थान मिला था, तो ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, तृतीय स्थान इसको मिला था, तो इसलिए ये ग्राम सभा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। तो जो पाबो है ग्राम सभा वो कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। हालांकि ये बात है 2020 की। ठीक है, अभी 2021 में कुछ नहीं है इस तरह का। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। वालिया लिखा हुआ है लेकिन वाल्दिया होगा। ठीक है, जो प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया थे दोस्तों, ये कहाँ के निवासी थे, पिथौरागढ़ के निवासी थे। खैनाल गांव पिथौरागढ़ के निवासी थे। कौन थे दोस्तों, ये भूवैज्ञानिक थे, क्योंकि इनका निधन हो गया था बीच में, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती रहे हैं प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया उत्तराखंड की। ठीक है, तो 28 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अम्ब्रेला एक्ट किससे संबंधित है। अम्ब्रेला एक्ट दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपके राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, अब ये अम्ब्रेला एक्ट है क्या, देखिए इसमें जो अम्ब्रेला एक्ट के तहत में क्या होता है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें कुलपति का पद केवल जो वहाँ के शिक्षाविद हैं उनके लिए ही सीमित नहीं रह हो जाएगा। इस पद के लिए जैसे अपर मुख्य सचिव रैंक का कोई वरिष्ठ आईएएस है या उद्योग क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है या वैज्ञानिक भी है, वो भी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। होता क्या है कि हमारे जो कुलपति बनते हैं राज्य विश्वविद्यालय के, वो शिक्षाविद होते हैं, है ना, मतलब यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, यही लोग बनते हैं जनरली ना। लेकिन अब इसके लिए अपर सचिव रैंक का कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है या कोई उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी हैं या वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वो भी इसके पात्र होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का क्या नाम है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए जब ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट, तो अम्ब्रेला एक्ट वाले दिन ही 23 सितंबर को ये इस उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का नया नाम रखा गया था, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। अब जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून। ठीक है, अगला देखिए, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, ठीक है, देखिए ये लगाया जाएगा तपोवन जोशीमठ में। ठीक है, तपोवन जोशीमठ में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काफ़ी गर्म जल के स्रोत हैं और इनसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान है, आप जानते होंगे वाडिया संस्थान, ठीक, तो यहाँ से इन्होंने रिसर्च करी और इन्होंने बताया कि जो गर्म जल स्रोत है उनसे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये माना गया है कि जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है, जो ये तपोवन जोशीमठ में लगाए जाएंगे, तो इनसे 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके संग भी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनके संग मतलब उनके संग एमओयू में हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जियोथर्मल एनर्जी प्लांट किससे रिलेटेड है दोस्तों। ये आपका जो तपोवन और जोशीमठ, तपोवन जोशीमठ के अंदर जो गर्म जल स्रोत है उनसे उनकी मदद से बिजली उत्पादन से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ अवस्थित है। प्रदेश का पहला जो सिटी फॉरेस्ट है वो है झांझरा वन रेंज देहरादून। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिटी फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये झांझरा वन रेंज जो प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट है, इसको आप ध्यान में रखना। फिर मुख्यमंत्री उस समय थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे जीव जंतु हैं और वनस्पति हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। वाहन फिटनेस सेंटर, ठीक है, तो जो राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर है वो कल्याणपुर रुद्रपुर में स्थापित किया जाए। ठीक है ना, किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग राज्य में कहाँ से शुरू की गई। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, तो
हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग रहा है वो राज्य में मूनाकोट ब्लॉक पिथौरागढ़ से शुरू की गई है। ठीक है। होता क्या है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के किसान हैं, ठीक है, जैसे किसान है वो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को अपना रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या होता है कि जहाँ पर आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, केवल पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी की मदद से आप क्या करते हैं, खेती स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि पिथौरागढ़ का जो मूनाकोट एरिया है वो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत पे इस हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ के किसान बिना मिट्टी में केवल पानी में होने वाली खेती को शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, मूनाकोट ब्लॉक पिथौरागढ़। इसके बाद अगला देखिए, देश का पहला थैलेस गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला थैलेस गार्डन दोस्तों मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो मुंशियारी है वहाँ पर 279 प्रकार के थैलेस पाए जाते हैं। ठीक। थैलेस वनस्पति होती क्या है, ये सबसे निचली श्रेणी की वनस्पति होती है, जैसे इसमें कवक, शैवाल, ये सब चीज़ें आती है, लाइकेन वाइकेन ना। तो ये जो थैलेस गार्डन है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। संस्कृत अकादमी का नाम बदल के कर दिया गया है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 8 सितंबर 2020 को इसका नाम, संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार कर दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है। वैसे संस्थानम होना था, ये यहाँ पर संस्थान लिखा है लेकिन संस्थानम होना था। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी कोई, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये हो रही है दोस्तों 2020 की बात। ठीक है। 2021 में तो कोई भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला उत्तराखंड से, लेकिन 2020 का जरूर पूछा जा चुका है, मतलब पूछा जा सकता है। तो सुधा पेन्युली और डॉक्टर केवलानंद कांडपाल, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये तो हैं देहरादून से। ठीक है। मतलब ये जो देहरादून से रिलेटेड हैं, और ये बागेश्वर के हैं। ठीक है। मतलब ये बागेश्वर में पोस्टेड हैं केवलानंद कांडपाल। ठीक। अगला देखिए, नंदा देवी लोक जात यात्रा प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी राज जात यात्रा तो आपने सुना होगा, ये नंदा देवी लोक जात यात्रा है। ठीक है। नंदा देवी राज जात यात्रा तो प्रत्येक 12 वर्ष में संपादित होती है, लेकिन जो नंदा देवी लोक जात यात्रा है वो हर साल होती है। तो ये चमोली में होती है। ठीक है। तो चमोली में होती है, और ये इस बार 31 अगस्त से 20 सितंबर तक आयोजित हुई थी। ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा प्रश्न है, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है क्योंकि अभी हाल में ही हुई है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मेवला ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है। मेवला ग्लेशियर, ठीक है, मेवला ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। पंचाचूली पर्वत आपने नाम सुना होगा, इसकी तलहटी में मेवला ग्लेशियर है। ठीक है। अब ये मेवला ग्लेशियर की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर जो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है वो एक लैब स्थापित करने जा रहा है। ठीक है। तो एक लैब स्थापित होगी उच्च हिमालय क्षेत्रों में, जैसे ग्लेशियर हैं उनको अगर आपने नज़दीक से उनका अध्ययन करना है तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के द्वारा एक लैब यहाँ पर स्थापित की जा रही है। वो कहाँ पर है, मेवला ग्लेशियर में। ठीक है। तो क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्लेशियर हैं उनका अपने नज़दीक से अध्ययन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। देखिए ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की थी कि इसका जो नाम है वो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है। ये अवार्ड कब दिया जाता है, 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को ही क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार ये कुल 11 लोगों को मिला है। अभी मैंने अर्जुना अवार्ड की बात नहीं करी है, ये केवल 11 लोगों को मिला है, और इसमें नीरज चोपड़ा शामिल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, भाला फेंक में। इसके अलावा मिताली राज, इनके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। मिताली राज कौन है दोस्तों, हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है बहुत लंबे समय तक। सुनील छेत्री फेमस फुटबॉलर हैं, रवि दहिया पहलवान है। ठीक है। तो ये लोगों को अभी मिला है, मतलब सिर्फ मैंने 4 लोगों को लिखा है क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा
जब उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो में मतलब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो नहीं, मतलब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उनमें से पिछले बार की अगर हम बात करें 2020 की, ये तो अभी 2021 का है। ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर लेटेस्ट है, ये है 2021 का। 2021 में उत्तराखंड से कोई नहीं है, लेकिन 2020 में थे दो। ये थे विशेष भृगवंशी और जसपाल राणा। ठीक है, अब विशेष भृगवंशी था, ये उत्तराखंड के बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको अर्जुन अवार्ड मिला, जबकि जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी जरूर आ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किसको दिया, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि अभी उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड से रिलेटेड आप मान के चलिए 2020-2021 का तो पूरा करंट अफेयर्स आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, उतना आयोग लेता है। अब कभी कभार तो क्या होता है कि 2019 तक का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न, कुछ पेपर अभी हाल में ऐसे में कि जहाँ पर 2-2 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा गया है। इसके बाद अगला देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, अगेन ये 2020 का अवार्ड है, फिर भी मैं आपको बता दूं 2021 की बात नहीं चल रही है, 2020 का अवार्ड है, तो हम जो 2020 है उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये भिकियासैंण अल्मोड़ा के निवासी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत। इनको शौर्य चक्र से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में थे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी टीम का कुशल नेतृत्व किया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। काफ़ी अच्छा है, टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण दोस्तों कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, अभी इस समय पे रक्षा मंत्री कौन है हमारे, वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया। तीलू रौतेली पुरस्कार, तीलू रौतेली पुरस्कार इस बार की अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2021 में 22 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, 22 महिलाओं को दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये दिया जाता है। इस दिन तीलू रौतेली का जन्म हुआ था, तो 8 अगस्त 2021 को ये दिया गया अवार्ड। और इस बार जो धनराशि है वो इसकी 31,000 कर दी गई। पहले इसमें 21,000 रुपये मिलते थे, अब 31,000 हो गए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने अब घोषणा की है कि 51,000 मिलेंगे अगली बार से। ठीक है, तो इसमें लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, मतलब ये वैसे देखा जाए वैसे तो इसमें मिलते हैं कितने, 31,000 रुपये। ठीक है, पहले मिलते थे 21,000 रुपये, अब 21,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिए। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें 21,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जस्टिस इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नीदरलैंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद उत्तराखंड के किस निवासी को मिला है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर हिमानी भाकुनी काफ़ी फेम में भी रही थी बीच में, क्योंकि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है नीदरलैंड में, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पाया, और इससे पूरे देश प्रदेश में इनका नाम रोशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस के जो नेता हैं डॉक्टर भोपाल सिंह भाकुनी, उनकी ये पुत्री हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हिमानी भाकुनी, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। अगला देखिए, गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी का उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो कौन है वो दोस्तों, वो है मनवर सिंह रावत। ठीक, तो इनको द्वितीय उपाध्यक्ष चुना गया है इसका। ठीक है, तो पहले जो उपाध्यक्ष थे उनकी मौत हो गई थी। जो गायक हैं हीरा सिंह राणा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। अभी हाल में ही इनकी मृत्यु हुई थी, 2020 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी हीरा सिंह राणा भी यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा। तो जो प्रथम गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे हीरा सिंह राणा। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका ये पद खाली हो गया था, तो अब मनवर सिंह रावत को यहाँ पर रखा गया है, मतलब चुना गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं दोस्तों प्रोफेसर प्रदीप जोशी। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जोशीखोला में अल्मोड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
बनाया गया है, यानी चेयरमैन इनको बनाया गया है। इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। ठीक है, हालांकि पहले शायद कम था लेकिन बाद में शायद एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, तो 4 अप्रैल 2022 तक ये बनेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मतलब बड़े गर्व की बात है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड से हैं। अगला देखिए, ठटवाणी क्या है। ठटवाणी क्या है दोस्तों? ये है एक कुमाऊं का पारंपरिक व्यंजन। कुमाऊं का पारंपरिक व्यंजन है, इसको वैश्विक पहचान मिली है क्योंकि जो ठटवाणी है, ठटवाणी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रेसिपी बुक है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रेसिपी बुक है उसमें शामिल किया गया है तो इसको वैश्विक रूप से पहचान मिल गई है। इसके अलावा चौलाई का जो लड्डू है उसको भी स्थान मिला है, तो इसलिए ठटवाणी क्या है डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भी निकल कर आ सकते हैं। ठीक, तो ठटवाणी को क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रेसिपी बुक में स्थान दिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आने की संभावना रहेगी। सीधे सीधे पूछ देंगे भाई ठटवाणी क्या है, तो वो है कुमाऊं का पारंपरिक व्यंजन। इसके बाद अगला देखिए, बोतल हाउस उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। देखिए, ये चमोली में बनाया गया। ठीक है, चमोली के क्षेत्र में जो सीमा के क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जो सीमा सड़क संगठन वाले, उनके श्रमिकों ने अपने कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो पानी की बोतलें इस्तेमाल होती थी तो उनसे क्या हुआ, एक कमरा बना दिया। ठीक है, मतलब कि जो खाली बोतलें थी पानी की, उनसे कमरा बना दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी फ़ायदा मिलता है, मतलब एक पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। तो इसलिए बोतल हाउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? वैसे ये मतलब ये जो सीमा सड़क संगठन में जो श्रमिक थे उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो उनके द्वारा ये इसको बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोतल हाउस ऐसा है कि जो ठंडों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बोतल हाउस उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है? चमोली में बनाया गया है, जो कि सीमा सड़क संगठन के श्रमिक हैं उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी अधिकारी जो पानी की बोतल का यूज़ करते थे तो फेंक देते थे, तो उन्होंने उसको इकट्ठा करके एक बोतल हाउस बना दिया। अगला देखिए, देश का पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब चीज़ देश की हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। ठीक है, भैरव घाटी और लंका पुल के बीच का जो एरिया है यहाँ पर दोस्तों ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है? गंगोत्री नेशनल पार्क। पहले तो आपको पता होना चाहिए गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पर पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई? स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडी देखिए दून विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही की गई है, देहरादून में। ठीक है, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ में जो फिल्म शिक्षा है उस पर कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया था। तो भाई अब फिल्म शिक्षा पर भी कोर्स शुरू किया गया है दून विश्वविद्यालय में, तो स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, देहरादून सिनेमास के लेखक कौन हैं? अब देहरादून सिनेमास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों गोपाल सिंह थापा। इनकी प्रमुख पुस्तक है देहरादून सिनेमास। तो इन्होंने इस पुस्तक में देहरादून में सिनेमा घर कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हैं, तो उनकी स्थिति का शोध इसमें किया है, मतलब उसका विवरण किया है। तो देहरादून सिनेमास, इसके लेखक हैं गोपाल सिंह थापा। अगला प्रश्न देखिए, कुलपतियों की आयु सीमा में कितनी वृद्धि की गई है? अब उत्तराखंड के जो कुलपति हैं उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले 65 वर्ष हुआ करती थी, अब 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष इसको बढ़ाया गया है। अगला देखिए, एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को। ठीक है, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो इनको दिया गया है इनको दिया गया है एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक, अगला देखिए, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल कहाँ अवस्थित है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स आप मान सकते हैं। डोबरा चांटी सस्पेंशन पुल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है। ठीक है, उत्तराखंड का 725 मीटर लंबा है ये
सस्पेंशन समझते हैं, झूला पुल, तो ये अंतिम चरण में है इसका निर्माण। और यहाँ पर जो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये दोस्तों प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल। अगला प्रश्न देखिए, अभी डोईवाला उत्तरकाशी, देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग तो हो ही रहा है, वो तो बन ही रहा है, लेकिन अभी डोईवाला उत्तरकाशी रेल सर्वे भी हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि कितना रेल पथ रहेगा, मतलब उत्तरकाशी डोईवाला रेल सर्वे के अनुसार डोईवाला से उत्तरकाशी तक रेल पथ की कुल कितनी लंबाई होगी, कुल कितनी सुरंग होगी, इनके बारे में बताया गया है। तो इससे अभी पता चलता है कि इसकी लंबाई होगी 122 किलोमीटर, 122 किलोमीटर लंबा ये होगा। और इसमें कुल 23 सुरंग होगी और 10 स्टेशन होंगे, ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रामायण वाटिका, ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो रामायण वाटिका कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये हल्द्वानी में, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड वन विभाग के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क है, तो वहाँ पर रामायण वाटिका का विकास किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से देश का पहला तरह का उद्यान है, ठीक है, और इसको आम लोगों के लिए खोल भी दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जब श्री राम जी वनवास गए थे, तो उस समय जो वन हुए थे, वो उस समय पे वन हुए थे, तो उनको दिखाया जाएगा, उस वनवास के दौरान पड़ने वाले वनों की इसमें झांकी की जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और अपनी तरह का देश का पहला पार्क मान लीजिए, तो रामायण वाटिका देश का पहला ही मान लीजिए, तो ये हल्द्वानी में, तो इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। अगला देखिए, केदारनाथ की तर्ज पर किसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। केदारनाथ की तर्ज पर देखिए, केदारनाथ का मास्टर प्लान पहले से बना हुआ है, ठीक है, केदारनाथ में तो विकास प्राधिकरण भी है। अब उसी की तर्ज पे बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, ठीक है। ऐसा निर्देश दिए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वहाँ पर भी कंसल्टेंसी के जरिए, मतलब जनरली होता है क्या कि आज के समय पे जो कंसल्टेंसी होती हैं, यानी कि जो कंपनियाँ होती हैं, इनको ठेका दे दिया जाता है, और ये अपने आप ही सर्वे अर्वे करके और मास्टर प्लान को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और जो सरकारी विभाग होते हैं, उनका काम होता है एज ए पर्यवेक्षक के तौर पे इनके कामों को चेक करना, ठीक है। बाकी काम जो होता है कंसल्टेंसी ही करती है आज के ज़माने में। तो ऐसे ही बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान इनके द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, राज्य का पहला डॉप्टर रडार कहाँ स्थापित किया गया। देखिए, जो राज्य का पहला डॉप्टर रडार है वो मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। जो वैसे देखा जाए तो 3 डॉप्टर रडार यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। डॉप्लर रडार एक मुक्तेश्वर, जैसे कि मैंने बोला मुक्तेश्वर कहाँ पर है, नैनीताल में है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है वो किया जाएगा टिहरी में, टिहरी में सुरकंडा जगह है, टिहरी में सुरकंडा जगह है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। जबकि तीसरा वाला किया जाएगा लैंसडॉन पौड़ी, ठीक है, लैंसडॉन पौड़ी में, ठीक। तो क्यों इनकी स्थापना की जा रही है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है राज्य में बादल फट जाता है, तूफान होता है, ठीक है, तो अब बारिश वारिश ऐसे आपदाएं आती रहती हैं, तो ये 3 घंटे पूर्व की सटीक जानकारी देने के लिए डॉप्लर रडार को रखा गया है, ठीक है। तो डॉप्लर रडार क्या करेगा, आपको जानकारी देगा कि बादल फट सकता है, ठीक है, या तूफान आ सकता है, बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो उससे पूर्व की आपको सटीक जानकारी देगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब लागू की गई। तो ये वन नेशन वन कार्ड योजना दोस्तों ये की गई है 1 जुलाई 2020, ठीक है, 1 जुलाई 2020 से ये योजना हमारे उत्तराखंड राज्य में लागू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद देखिए, ल्वाली झील कहाँ बनेगी, ल्वाली झील कहाँ बनेगी दोस्तों, ये बनेगी पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में बनेगी, और इससे काफ़ी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो पौड़ी गढ़वाल में बनेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ल्वाली झील कहाँ स्थित है, ठीक। इसके बाद देखिए, वसीम जाफर के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है। काफ़ी विवाद रहा था, वसीम जाफर पहले उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे, और उसके बाद अब मनीष झा ने इनकी कमान संभाल ली है। इसके बाद अगला देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने की घोषणा कब की गई। तो ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को
कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 4 मार्च 2020 को। हालांकि जो इसका जियो है वो 20 जून 2020 को जारी किया गया। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का जियो कब जारी किया गया? तो 20 जून 2020 या फिर 4 मार्च 2020, दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो घोषणा है और ये है मतलब सरकारी तौर पे, मतलब यानी कि मोहर लगा देना, इस पर अधिसूचना जारी करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक, यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये हुआ था दोस्तों 28 मई 2020 को। ठीक है, अगेन त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी कि जो राज्य के हमारे उद्यमशील हैं या जो प्रवासी उत्तराखंड है उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई बंदा उसमें जाना चाहता है, सेकेंडरी जो विनिर्माण क्षेत्र है, तो वहाँ पर 25 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में अगर वो 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या होगा, 20 से 25% की सब्सिडी के संग ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र में अगर वो जाता है यानी कोई उद्योग लगाता है तो उसको 25 लाख रुपए, और अगर सेवा सेक्टर में अगर कोई लगाता है, जैसे माना बसें खरीदता है या कोई और कार्य करता है, तो वहाँ पर उसे 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं में 20 से 25% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसको क्या बोला गया है? स्वरोजगार योजना बोला गया। स्वरोजगार योजना यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बोला गया है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चंबा टिहरी में ऋषिकेश धरासू ऑल वेदर मार्ग में। ठीक, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये बीच में काफ़ी खबरों में रहा था। ठीक है, तो क्योंकि अभी जो ये सुरंग है इसका उद्घाटन 2020 में केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो सब राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग है तो ये है चंबा टिहरी में अवस्थित है और मार्ग है ऋषिकेश टू धरासू ऑल वेदर मार्ग। अगला देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? आप नियुक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नई नियुक्तियां भी हुई हैं। तो कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बेबी रानी मौर्य थी इससे पहले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसके बाद अगला देखिए, जानवरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उत्तराखंड के किस पार्क में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देश का पहला ऐसा पार्क है जहाँ इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। 10 क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, तासी और नुंगसी को नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 8 मार्च 2020 को, जबकि अभी का है वो है ममता सांगते को। 2021 का है, वो उज्जैन से बिलोंग करती हैं। और तासी और नुंगसी को मिला था नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2020 को। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तासी नुंगसी के बारे में जब जानते होंगे आप। ठीक है, 10 दुर्गम चोटियों को फतह करने वाली दून की जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, तासी और नुंगसी। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित राखी रावत कहाँ की निवासी हैं? तो अभी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार ही दोस्तों पिछले साल का है। इस साल तो अभी 3 लोगों को मिला है, लेकिन इस बार उत्तराखंड के तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो पिछले बार राखी रावत को मिला था और ये कहाँ की निवासी है? देवकुंडई पौड़ी गढ़वाल की निवासी है। केवल 11 साल की थी ये जब इनको अवार्ड मिला था। तो इन्होंने क्या किया था? गुलदार से अपने भाई की रक्षा की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो था नाम, अखबार में भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी वो। तो इनके द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था इनको। देवकुंडई पौड़ी की ये से रिलेटेड है। ठीक है, तो राखी रावत से रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी घटना, भी हाल की 2020, तो आप मान के चलिए कि वहाँ से भी करंट अफेयर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2021 में नवाजा गया? ठीक है, पद्मश्री अवार्ड 2021 दोस्तों 2 लोगों को मिला है। वो है, एक है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड है, और दूसरे हैं प्रेमचंद शर्मा। इन्होंने की कृषि के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में। तो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रेमचंद शर्मा कृषि में। ठीक है, तो इनको नवाजा गया है पद्मश्री। उत्तराखंड के केवल 2 लोगों को पद्मश्री मिला 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का पहला पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के पहले पामेटम का, ठीक है,
ये पाम का मतलब क्या होता है, PALM, पाल्म का मतलब होता है ताड़, ठीक है। तो ये दोस्तों उद्घाटन किया गया हल्द्वानी में 26 सितंबर 2021 को। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये पामेटम होगा, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम होगा। हल्द्वानी में इसको स्थापित किया गया है क्योंकि यहाँ पर ताड़ की 110 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड का पहला पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हल्द्वानी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है दोस्तों वो है माणा गांव चमोली में। सबसे भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, जरूर ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी, 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री, तो अभी आप जानते हैं भाई, अभी पुष्कर सिंह धामी हमारे 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए, तो खैर कोई, ये तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। किस राज्य में पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने वाला अध्यादेश प्रदेश किया गया, यानी कि उत्तराखंड में क्या है कि जो बेटियां हैं वो भी अपने पिता की संपत्ति में एक स्वामित्व रखेंगी। तो इस तरह का अध्यादेश पेश करने वाला उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, देश का पहला राज्य आप मान सकते हैं। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ कब आई थी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की हमारी एक और वीडियो भी है, वहाँ पर भी आप कुछ प्रश्न पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी हमने कई सारे प्रश्न बताए थे 2021 में ही, तो वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न मैंने वहाँ भी बताया था, 7 फरवरी को दोस्तों ये टूटा था और एक भयानक बाढ़ आई थी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। और जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में ये बाढ़ आई थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब इससे रिलेटेड यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट था, तो वो था ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। चमोली में हुआ था, ये ग्लेशियर टूटा था, ठीक है। और ग्लेशियर टूट के क्या हो गया था, आपका नीचे आ गया था, ठीक है। और क्या हुआ था उसके बाद, जब ग्लेशियर टूट के गिरा तो उसके बाद जो वहाँ पर डैम था वो डैम टूट गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक। इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, 150 से ज़्यादा लोग इसमें लापता हो गए थे, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो मनरेगा में अब कार्य दिवस है दोस्तों, उनको बढ़ा के 100, पहले कितना हुआ करते थे 100 दिन, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 150 दिन कर दिया, मतलब कि 50 दिन बढ़ा दिए, ठीक है। पहले सिर्फ 100 दिन की गारंटी देते थे, अब मनरेगा के तहत में कितनी 150 दिनों की गारंटी दी जाती है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई, ये भी उत्तराखंड में ही खोली गई। इसके बाद अगला देखिए, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पवनदीप राजन, सभी जानते हैं पवनदीप राजन को, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया, ये कहाँ खोला गया दोस्तों, देहरादून में भी खोला गया है। इसके अलावा कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है, ये मैंने पहले भी करवाया प्रश्न, देहरादून को बनाया गया है, ठीक है। देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है, तो ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना रहेगी। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अभी हाल में नियुक्ति किया गया था रविंद्र सिंह चौहान, इनको उत्तराखंड कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, रविंद्र सिंह चौहान, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, कौन सा राज्य रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना, तो वो कौन बना दोस्तों, उत्तराखंड बना। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के संग समझौता किया उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है। अमोनिया नाइट्रोजन का काफ़ी सारा उत्सर्जन हो रहा था यमुना में, तो इसके लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा प्रश्न है। इसके बाद देखिए, अगला, देश का पहला मास गार्डन किस शहर में बनाया गया, तो देश का पहला मास गार्डन नैनीताल में बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी विकास परियोजना का उद्घाटन किया, तो 6 विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया था तो इनके द्वारा। तो अभी हाल का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रदेश में राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला लिया, तो वो भी कौन है, उत्तराखंड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई, 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। इसमें क्या होता है कि बेटी का जब जन्म होता है तो किट प्रदान की जाती है, ठीक है। तो अब उस किट में क्या होती हैं, आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना
क्या है, मतलब जो बेटी का जन्म होता है उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, ई कंसल्टेशन सुविधा उत्तराखंड में कब शुरू की गई। तो ई कंसल्टेशन सुविधा दोस्तों क्या है, शिक्षकों के लिए की गई है। तो शिक्षकों के लिए शुरू की गई है 24 मई 2021 में। तो प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए ये ई कंसल्टेशन सुविधा आपकी शुरू की गई है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूफ टावर सोलर योजना फेज 2, ठीक है। रूफ टावर, रूफ टावर का मतलब क्या होता है, रूफ मतलब आपकी छत। तो छत में आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप अपनी छत में क्या लगा सकते हैं, मतलब सोलर पैनल लगा सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और फिर उस बिजली को बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की अपने आप में एक अलग सी योजना है जो कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, जो स्टार्ट की गई है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। और ये है जनवरी, यहाँ पर ये भाई गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसका होगा 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी को रूफ टॉप पर सोलर योजना, रूफ टॉप सोलर फेज 2 योजना को शुरू किया गया, ठीक है। 22 जनवरी 2020 को है। तो उस समय पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो उन्होंने क्या किया था कि इस योजना का शुभारंभ किया था। और इसमें क्या है कि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी छत पे प्रोजेक्ट लगा सकता है, ठीक है, और वहाँ से बिजली का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। और एक तरह से उसका उपभोग भी कर लेगा, क्योंकि वो बिजली का उत्पादन कर रहा है तो फ्री बिजली प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली है उसको सरकार को बेच सकता है, ठीक है। सरकार को बेचेगा तो दोस्तों 4.48 रुपीज़ की दर से वो बेच सकता है प्रति यूनिट, सरकार को बेचकर लाभ भी कमा सकता है। तो कई लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया है, ठीक है। मतलब सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है कि आप अपनी छत पर प्रोजेक्ट लगाइए, 10 किलोवाट तक की आप बिजली पैदा करो और खुद भी यूज करो और सरकार को भी बेचो। अगला देखिए, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट कब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट कब पारित किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और काफ़ी विवादित रहा है। तो ये किया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 2019 को। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 के नाम से हमेशा से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रदेश में कितने धाम है, 4 धाम है। इसके अलावा कुल 51 मंदिर है, ठीक है। तो ये उनके प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। तो इस विधेयक में क्या है कि एक 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री अगर हिंदू नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो वो है SN बाबुलकर, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति राजेश टंडन। अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं इंदु कुमार पांडे। हम आपको बता दूं राज्य का 5वें नंबर का वित्त आयोग है ये और इसके अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। ये सभी अभी हाल की नियुक्तियां हैं, तो आप इनको बिल्कुल याद रखें कि उत्तराखंड में कौन क्या है, ठीक है। अगला देखिए, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो वो किया गया लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को, ठीक है। क्योंकि इनके गायन में इनके गीत हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण पे बहुत बल दिया गया है। इनके गीतों पे हमेशा से पर्यावरण पे, मतलब पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया, तो इसलिए केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, ठीक है, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। इसके बाद अगला देखिए, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से उत्तराखंड के कोटद्वार और टनकपुर के लिए 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी गई है, उनके नाम क्या क्या है, ठीक। तो एक का नाम है सिद्ध बली एक्सप्रेस और दूसरे का है पूर्णागिरी एक्सप्रेस, ठीक है। तो उत्तराखंड से जो कोटद्वार जाएगी उसका नाम होगा सिद्ध बली एक्सप्रेस, और नई दिल्ली से जो कोटद्वार होगी उसका नाम होगा सिद्ध बली एक्सप्रेस, और दिल्ली से जो टनकपुर जाएगी उसका होगा पूर्णागिरी एक्सप्रेस, ठीक है। गौड़ी पावर हाउस कहाँ अवस्थित है, दोस्तों ये है चंपावत में अवस्थित है। तो गौड़ी पावर हाउस अभी इस हाल का ही ये प्रश्न है, तो ये चंपावत में अवस्थित है। टिहरी झील महोत्सव कब आयोजित हुआ था, ये हुआ था 16 से 17 फरवरी 2021।
टिहरी झील महोत्सव में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी वाटर खेल हैं इनका यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो ये 16 से 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो कौन थी वो, सृष्टि गोस्वामी, ठीक है। दौलतपुर से रिलेटेड है, भादराबाद हरिद्वार, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड के 5वें धाम के तौर पर कौन जाना जाएगा। देखिए 5वें धाम पर, उत्तराखंड में कितने धाम है, 4 धाम है, तो 5वें धाम पर सैन्य धाम को जाना जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको सैन्य धाम बनाने की घोषणा की गई थी। तो पुरुकुल गांव है देहरादून में, 23 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। तो ये 5वें धाम के रूप में माना जाएगा। तो सीधे सीधे पूछा सकता है कि उत्तराखंड का 5वां धाम कौन है, तो वो है सैन्य धाम। कहाँ पर अवस्थित है, पुरुकुल गाँव देहरादून। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है देहरादून में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बाल अपराधी होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपराध में चले जाते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, तो यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में उत्तराखंड से कितने कलाकार गणतंत्र दिवस में निकलने वाली झांकी में शामिल हुए थे। तो इसमें कुल 12 कलाकार इसमें शामिल हुए थे, और इस जो झांकी का नाम है उसका नाम रखा गया था केदारखंड। तो इसमें उत्तराखंड के जितने भी राज्य प्रतीक हैं उनको दिखाया गया था इस झांकी में, ठीक है। जैसे उत्तराखंड का राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष ना, और ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई थी झांकी में। तो जो झांकी का नाम है वो था केदारखंड। ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड में जो झांकी निकली गणतंत्र दिवस समारोह में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था केदारखंड, और इसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे, ठीक है। अब कुछ और प्रश्न कि उत्तराखंड की नियुक्ति से संबंधित, उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, वो है एस संधू। ग्राम्य विकास मंत्री कौन है, वो है यतीश्वरानंद। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये अब भी जब पुष्कर सिंह धामी है तो इन्होंने कुछ विभाग बांटे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे ये 50 विभाग त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखे थे, ठीक है। फिर इसके बाद बना तीरथ सिंह रावत, तो उसने 20 रखे थे अपने पास, ठीक है। इसके बाद जब पुष्कर धामी बना तो इसने 12 विभाग, यानी कि इन्होंने काफ़ी सारे विभाग दूसरे मंत्रियों को बांट दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। देखिए सबसे आगे दौड़ में थे ये मुख्यमंत्री बनने के, ठीक है, धन सिंह रावत, लेकिन धन सिंह रावत को नहीं बनाया गया, तो फिर इनको एक बड़ा पद दे दिया गया। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी समय बाद, 4 साल बाद उत्तराखंड को कोई स्वास्थ्य मंत्री मिला, तो वो कौन है, धन सिंह रावत। तो इस पर रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। प्रदेश में जो आबकारी मंत्री है वो किसको मिला, यशपाल आर्या को मिला, ठीक है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को बनाया गया है, ठीक है। सबको खुश करने की कोशिश की गई है। ऊर्जा मंत्री कौन है, डॉक्टर हरक सिंह रावत, ठीक है। बाकी इनके बारे में आपको पता होगा कि इनके अन्य मंत्रालय क्या है, लेकिन ये आ सकते हैं क्योंकि ये अब भी इनको अलॉट किए गए हैं। प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री कौन है, गणेश जोशी हैं, ठीक है। पेयजल ग्रामीण निर्माण जनगणना मंत्री कौन है, विशन सिंह चुपाल। ये सब इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शहरी विकास आवास मंत्री कौन है, वंशीधर भगत हैं। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। वर्तमान में महानिदेशक पुलिस कौन है, अशोक कुमार, ठीक है। इससे पहले कौन थे, अनिल कुमार रतूड़ी थे, तो उनको वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद क्या हो गए, महानिदेशक कौन बने हैं, अशोक कुमार, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है जेपी ममगई, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वो है चंद्रशेखर भट्ट। उत्तराखंड में वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर है सुशील कुमार, और वर्तमान में जो गढ़वाल कमिश्नर है वो है रविनाथ रमन, ठीक है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं RK जैन, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड लोक सेवा UKPSC के हैं आनंद सिंह रावत। उत्तराखंड में महिला आयोग अध्यक्ष हैं विजया बर्तवाल, और राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है धर्मवीर शर्मा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 105 प्रश्न। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज दी जाए और ऑथेंटिक नॉलेज दी जाए। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको जितना भी कंटेंट दिया जाए वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया जाए। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आपको 100% ऑथेंटिक और वैल्यूएबल नॉलेज दी जाए। आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंट होकर पेपर को दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। बस कोशिश ये करनी है कि कन्फ्यूज़न ना हो, जो पढ़ा है
जितना आता है उतना एग्जैक्ट करें, ज़्यादा आलतू फालतू टिक विक ना मारे, क्योंकि तुक्के लगाने से बचना चाहिए। अगर आपने काफ़ी अच्छे लेवल तक का पेपर कर लिया, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने 80-85 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको गेस नहीं करना चाहिए अगर आपको पेपर का लगता है कि लेवल ठीक है तो, क्योंकि अगर आप गेस करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रश्न गलत हो जाए और आप अच्छा खासा चांस गंवा दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।